हेलो 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 भैया, मेरे रैंक यान वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। जेई मेंस के पेपर भैया चल रहे हैं। बहुत बच्चों के होंगे, बहुत बच्चों के बाकी होंगे। 28 तारीख को भी बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को भैया 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था सर? पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी हासिल करी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन और क्वेश्चंस करेंगे, गॉस लॉ पे चलेंगे, गॉस लॉ का वेरिफिकेशन देखेंगे और अगर हो सका तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी देखेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? तो भैया चलो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस रैंक चैनल पे, जिसपे आपका ये जो भाई है जिसका नाम है आशु, वो आपको पूरी पूरी फिजिक्स, चाहे वो क्लास 11 की हो चाहे क्लास 12 की हो, रिलेटेड टू जेई नीट, वो पूरी पूरी कवर अप करवाई जाएगी। ठीक है भैया, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते जाएं, और दूसरा, आपको इस चैनल पे साथ साथ में लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं भैया, चलो आगे करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वो हो गया था। अब अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे, हमने जब लास्ट में पढ़ा था, हमने पूछा था कि जब भी कोई क्लोज सरफेस या क्लोज बॉडी को अगर अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो सर इसका मतलब उससे जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब जितना फ्लक्स आएगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा, उतना ही क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब मैं पूछूं कि ये मान ले कोई एक इमेजिनरी सरफेस है। याद रखना, ये मटेरियल नहीं है, मैंने एक इमेजिनरी सरफेस माना है। ठीक है सर, मैंने ये कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस माना है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू। तो अब मुझे बताओ, फाइंड फाइंड फ्लक्स दिस सरफेस। भाई, इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा? इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा? तो तू बोलेगा कि सर सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेगी इसकी वजह से। तो अगर मैं भैया इसकी वजह से क्या करूं, अगर मैं तुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाऊं, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऐसे, 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 और ये कुछ इस प्रकार से क्या होंगी भाई? बाहर निकल जाए। ये कुछ इस प्रकार से क्या होंगी? बाहर निकल जाएंगी। अगर मैं इसको बनाऊं एरो के हिसाब से बनाऊं, एरो कुछ इस प्रकार से बने। बात आ रही है समझ में? अगर मैं तेरे से पूछूं कि जब ये एंटरिंग फ्लक्स था, जो फ्लक्स आ रहा था, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही थी, अगर मैं उनकी वजह से फ्लक्स पूछूं, क्या निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने बोला तो इधर देख, कैसे नहीं निकाल सकते, मैं अब दिखाता हूं, इधर देख। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मान ले ये छोटा सा जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया A1 वेक्टर। बिल्कुल सर, DA1 वेक्टर बोल दिया। और ये मान ले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में, तो मैंने बोल दिया वन। मेरे को एक बात बता, क्या इस बॉडी का जो हर एक पॉइंट है, हर एक हिस्सा, क्या इस पॉइंट चार्ज से अलग अलग दूरी पर होगा? बिल्कुल सर, ना तो हमें कोऑर्डिनेट पता है, ना सर हमें डिस्टेंस पता है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि मान ले यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस दिशा में है। तो मेरे को एक बात बता, अगर मैं पूछूं क्या तेरे को ये DA1 और E1 के बीच का एंगल भी पता है क्या? तू बोलेगा कि सर नहीं पता। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मान ले यहाँ पे θ1 है, मान ले यहाँ पे θ1 है, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा कि सर अगर मैं D φ1 लिखूंगा, तो D φ1 क्या होगा सर? E1 डॉट K1, विच इज 1 K1 cos θ1, यही होगा। बिल्कुल सर। अब सर ना तो मेरे को E1 की वैल्यू पता, ना मेरे को DA1 की वैल्यू पता, ना मेरे को θ1 पता, फिर भी मैं पूछता हूं कि भैया मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट पकड़ लिया, तो सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी ऐसे बाहर की तरफ होगा। बिल्कुल सर, DA2 बोल दूं मैं, दिक्कत नहीं है सर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है यहाँ पे। बिल्कुल सर, E2। क्या तेरे को इन दोनों के बीच का एंगल पता है? नहीं सर, मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता। तो लेट सपोज मैंने उसको बोल दिया θ2। बिल्कुल सर। तो अगर मैं इस पॉइंट पे फ्लक्स पूछूंगा, तो इस पॉइंट पे फ्लक्स क्या होगा? तू बोलेगा सर D φ2 E1 डॉट E2 डॉट DA2। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ऐसे होगा। तो सर D φ2 जब तू लिखेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, DA2 cos θ2।
बिल्कुल सर। अब ना मेरे को E2 पता, ना DA2 पता, ना मेरे को θ2 पता, तो क्या मेरे को एक बात बता, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे सर? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो क्या तेरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए ना तो तेरे को डिस्टेंस पता, ना तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता, ना तेरे को DA पता, ना तेरे को थीटा पता, तो तू कैसे कैलकुलेट कर लेगा भाई? नहीं कर सकते। वैसे ही अगर तू आउटगोइंग फ्लक्स के लिए बात करेगा, क्या आउटगोइंग फ्लक्स के लिए तेरे को पता है? नहीं सर, मेरे को आउटगोइंग फ्लक्स के लिए भी नहीं पता। तो जब आउटगोइंग फ्लक्स के लिए नहीं पता, इनकमिंग फ्लक्स के लिए नहीं पता, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि सर इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा? लेकिन अपने को एक फंडा पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर घुसी, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर निकल गई? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर घुसी, क्या उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इससे बाहर निकल गई? और बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था सर? इट इज जस्ट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अबे मेरी बात सुन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुसी, इसका मतलब जितना फ्लक्स इसके अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकली, क्या वो बराबर है? बिल्कुल सर। क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर रही? क्या नहीं रही। तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली गई। इसका मतलब जितना फ्लक्स आया, उतना ही फ्लक्स चला गया। तो अपन, अगर मैं पूछूं तेरे से कि भैया अपन फाई नेट क्या लिखते थे, अपन फाई नेट क्या लिखते थे? फाई नेट थ्रू बॉडी, सर वो हम लिखते थे मॉड्यूलस ऑफ फाई जाने वाला, बिल्कुल सर, माइनस मॉड्यूलस ऑफ फाई आने वाला, ये लिखते थे। बिल्कुल सर, ये लिखते थे। सर अगर मैं पूछूं सर यहाँ पे जितना फ्लक्स आया होगा उतना ही फ्लक्स चला गया होगा, इसका मतलब आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स, और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या करते थे, तो इसका मतलब सर फाइन नेट क्या आ गया? इससे फाइन नेट आ गया मेरे भाई जीरो। यानी कि इसमें से भैया जो नेट फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा? जीरो। इसमें से जितनी लाइंस एंटर की होंगी, उतनी ही लाइंस क्या कर गई होंगी मेरे भाई? बाहर निकल गई होंगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं, यहाँ पे तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है। बिल्कुल सर, मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है। और अगर तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, तो भाई मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ इस प्रकार से दे दी, वेक्टर बराबर ई नॉट आई कैप, मैंने इस प्रकार से दे दिया। और मैंने बोल दिया कि सर इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो अब मुझे बता दे, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल बाउल, फाइंड द फ्लक्स दिस स्फेरिकल बाउल। भैया मेरे को बता दे इसमें से कितना पास करेगा? तो फिर से वही बोलेगा कि सर जितनी लाइंस इसमें घुस रही हैं, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल गई? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर इकट्ठा नहीं हो रही। तो इसका मतलब जितना फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है, उतना ही फ्लक्स इससे बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही है सर, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल जा रही है। तो इसका मतलब सर अगर मैं पूछूं फाइन नेट थ्रू एनी बॉडी, फाइन नेट थ्रू एनी बॉडी, तो तू क्या बोल सकता है? सर फाई नेट थ्रू द स्फीयर मॉडुलस ऑफ फाई जाने वाला, यस सर, यस सर, और माइनस मॉडुलस ऑफ फाई आने वाला, बिल्कुल सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या नेट फ्लक्स किसी बॉडी से अपन ऐसा लिखते थे? बिल्कुल सर। तो अगर तू देखे सर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही है, यानी कि जितना फ्लक्स इसके अंदर घुस रहा है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब सर क्या हो गया? सर फाई जाने वाला का मॉड बराबर फाई आने वाले का। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से होगा। तो इसका मतलब सर फाई जाने वाला बराबर फाई आने वाला, तो इसका मतलब सर नेट फ्लक्स अभी भी क्या हो गया? जीरो हो गया। क्योंकि भाई तू यहाँ पे साफ साफ देख सकता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुस रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो इसी पे मेरे को एक अगला क्वेश्चन करके बता भाई। मैंने बोल दिया फिर से एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, यस सर हेमिस्फेरिकल कटोरा है। मैंने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से दे दी
लेट्स से ई वेक्टर बराबर ई नॉट, मैंने इस प्रकार से दे दिया, यस सर मैंने इस प्रकार से दे दिया। मेरा प्रश्न तुझसे इस बार थोड़ा सा अलग है। क्या प्रश्न है सर? मैंने बोला कि भैया फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। भैया मेरे को इसके कर्व्ड सरफेस में से बता दो कितना फ्लक्स जाएगा कर्व्ड सरफेस में से। अगर तू देखे ये एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है जो कि ऐसे उल्टा रखा हुआ है, ठीक है सर, तो तू देखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस सर्कुलर पोर्शन को देखेगा, सर्कुलर पोर्शन को, तो क्या सर्कुलर पोर्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा? सर्कुलर पोर्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे इसके अंदर जा रही है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की साइड होगा। बिल्कुल सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो सबसे पहले एरिया दिखेगा वो कौन सा दिखाई देगा सर? सर्कुलर एरिया दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, सर्कुलर एरिया दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। इसमें कलर फिल कर प्रकार से सर, इलेक्ट्रिक को क्या दिखाई देगा? सर्कुलर एरिया दिखाई देगा, जिसका रेडियस कितना है सर? जिसका रेडियस है कैपिटल आर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर इस वाले गोले का जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। तो इसका मतलब सर अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई थ्रू द सर्कुलर एरिया। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं लिखूंगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिल्कुल सर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूंगा। तो अगर मैं ई वेक्टर की बात करूं तो सर ई वेक्टर होगा ई नॉट, ये होगा प्लस जे कैप। अब ये वाला इधर देख, ई नॉट प्लस जे कैप। अब एरिया वेक्टर कैसे लिखेगा? इधर देख, एरिया वेक्टर के लिए सर इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, यानी कि माइनस जे कैप में होगा। तो यानी कि सबसे पहले मैं एरिया का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड तो यही होगा क्योंकि सर्कल है। बिल्कुल सर। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा सर? माइनस जे। एरिया वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? माइनस जे कैप में। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? ई नॉट पाई आर स्क्वायर ये जे कैप डॉट माइनस जे कैप, ये आएगा। बिल्कुल सर। और जे डॉट माइनस जे कितना होगा? -1। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया? माइनस ई नॉट पाई आर। ये इतना फ्लक्स से एंटर करेगा इस सर्कुलर वाले रीजन को, ये जो सर्कल वाला हिस्सा है इसको इतना फ्लक्स एंटर करेगा। मतलब अगर तू देखे यहां पर, हाँ, इसमें ये इतना फ्लक्स एंटर करेगा। लेकिन हमें तो किससे चाहिए सर? हमें तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से चाहिए। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से कैसे निकालूंगा? तो भाई मेरी बात सुन, लेट्स सपोज कि मैंने बोल दिया यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट एरिया, छोटा सा एरिया पकड़ लिया, DA1 पकड़ लिया। बिल्कुल सर। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे जाएगा सर? इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, क्या A1? बोल भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके लिए मैंने बोल दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इलेक्ट्रिक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने बोल दिया सर इन दोनों के लिए जो एंगल होगा वो मैंने बोल दिया कितना है? θ1। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर इस वाले पॉइंट नंबर 1 के लिए अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा छोटा सा तो वो बोलेगा d∅1, और ये हो जाएगा सर E1 वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, विच इज बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर? नॉट A1 ये बोलूंगा। बिल्कुल सर। क्या अब मेरे को बता, क्या तेरे को DA1 वेक्टर बता? क्या तेरे को θ1 पता है? नहीं सर। मैंने बोला तू मान ले कोई दूसरा पॉइंट पकड़ ले यहाँ पे। बिल्कुल सर। और जब तो इसके लिए एरिया वेक्टर बनाने जाएगा सर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे। और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली टू सरफेस। और सर अगर हेमिस्फेयर है तो जो वो नॉर्मल वेक्टर होगा वो सेंटर से पास करेगा। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट पकड़ा तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो मैंने किया E2। दिक्कत नहीं सर। अब मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सर दिक्कत नहीं सर। अब मैंने बोल दिया सर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, लेट सपोज मैंने बोल दिया θ2। बिल्कुल सर। अगर मैं अब दूसरे पॉइंट से
d∅2 पूछूं तो तू क्या बोलेगा सर E वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर E नॉट dA2 cos थीटा। क्या तेरे को dA2 पता है? क्या तेरे को θ2 पता है? नहीं सर। क्या तेरे को cos θ2 पता होगा? नहीं सर। तो ये भी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे बता, ऐसे ऐसे इस सरफेस पे कितने पॉइंट्स होंगे सर? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? तो तू बोलेगा सर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए ना तो मेरे को डीए वेक्टर पता, ना मेरे को उनके बीच का एंगल पता, तो सर इसका मतलब मैं ऐसे तो इनको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 यहाँ पे हमारी मदद कर दी भैया उस कंसेप्ट ने, उस कंसेप्ट ने। अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए, अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए नेट फ्लक्स जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब सर जितना फ्लक्स आया होगा उतना ही फ्लक्स चला गया होगा। यानी कि जितना फाई आने वाला उतना ही फाई जाने वाला। अब मेरे को बता, क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले एरिया को मिली होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुसी होंगी, इस कटोरे के अंदर मान ले, तो क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल गई होंगी? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल गई होंगी। तो इसका मतलब सर मैं अगर ऐसा बोलूं, इस बॉडी से, इस बॉडी से ठीक है, तो उतना ही मैं तेरे से बोलूं सर, इस वाली बॉडी से फाई नेट, फाई नेट क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर नेट फ्लक्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब सर मॉड्यूलस ऑफ फाई जाने वाला माइनस मॉड्यूलस ऑफ फाई आने वाला, ये किसके बराबर होगा सर? जीरो के बराबर होगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ फाई आने वाला बराबर मॉड्यूलस ऑफ फाई। अब सर आने वाला फ्लक्स, सर आने वाला फ्लक्स कौन सा होगा? जो इस सर्कुलर एरिया को मिला होगा, जितने इलेक्ट्रिक लाइंस इस सर्कुलर एरिया को क्रॉस की होगी, क्या वही तो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस सर्कुलर एरिया के जरिए घुसेंगी इसके अंदर और इस कर्व सरफेस एरिया से बाहर निकलेंगी। तो इसका मतलब फाई आने वाला कौन सा होगा? फाई थ्रू सर्कुलर एरिया। और फाई जाने वाला कौन सा होगा? फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस। बात आ रही है समझ में? यस सर, फाई थ्रू दी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सर फाई थ्रू दी सर्कुलर एरिया, सर सर्कुलर एरिया को कितना मिला है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं सर, पाई आर स्क्वायर। एंटर हुआ है, माइनस के माइनस इसलिए लगा दिया, लेकिन हमें तो मॉड्यूलस चाहिए। तो अगर मॉड्यूलस चाहिए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ई नॉट पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर। और ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये वाला बराबर हो जाएगा इस पाई थ्रू दी कर्व्ड सरफेस हेमी। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब सर हमें, हमारी जो हेल्प है यहाँ पे वो किसने ने कर दी कि अगर किसी बॉडी में से पास होने वाला नेट फ्लक्स अगर जीरो है, तो इसका मतलब फाई जाने वाले का मॉड्यूलस बराबर फाई आने वाले का मॉड्यूलस। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर घुसी होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकल गई होंगी। तो उस कंसेप्ट ने हमारी यहाँ पे क्या कर दी? बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो अब मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखा। मैंने यहाँ पे एक कोन दे दिया तुझे जिसकी हाइट कितनी है भाई? h है, और जिसका जो रेडियस, रेडियस ऑफ बेस जिसको बोलते हैं, वो मैंने कैपिटल R दे दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने कह दी सर E बराबर E नॉट J कैप, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर तेरे से यहाँ पे पूछूं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करेंगी तो कौन सा एरिया दिखाई देगा सर? सीधी सी बात है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सर सर्कुलर एरिया दिखाई दिया था, वैसे ही सर इस बार भी उसको एक सर्कुलर एरिया ही दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। सर देखिए, उसको एक सर्कुलर एरिया ही दिखाई देगा, जिसको अगर तू ऊपर से देखे कुछ इस प्रकार से। अगर मैं बोल दूं कि भाई तू यहाँ पे खड़ा हो जा, तो सर चुन सा खड़ा हो गया, ठीक है, और तू यहां से देखेगा तो तेरे को यहां से ऐसा दिखाई देगा कि सर इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है, मैं अगर तेरे को दिखाऊं, इसमें शेडेड एरिया दिखाऊं,
तो इसमें जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही होगी। ये जो क्रॉस है मैंने अंदर की डायरेक्शन दिखाई है क्रॉस से, कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही होगी। सर इसका जो रेडियस होगा वो कितना है? सर इसका जो रेडियस होगा वो होगा सर, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। तो अगर मैं इसके लिए पूछूं कि सर इसमें आने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई सर्कुलर एरिया, विच इज बेसिकली फाई इन, या फाई आने वाला, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा सर E1 डॉट डॉट ए बोलूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यही बोलूंगा। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? सर ई ए कॉस, अब थीटा कितना होगा? सर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो थीटा हो जाएगा सर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ई की वैल्यू हो गई ई नॉट। अब ए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, कॉस 180 माइनस 1 विच इज बेसिकली माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो ये तो तेरा क्या हो गया सर? ये तो इनकमिंग फ्लक्स हो गया फाई थ्रू द सर्कुलर एरिया हो गया। मैं तेरे से यहां पे पूछूं फाइंड, फाइंड फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द, कि भैया इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से मेरे को बता दो कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको शेडेड करके दिखाऊं, शेडेड कुछ, तो इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा? तो तू बोलेगा फिर से, अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे मान ले तूने एक पॉइंट पकड़ लिया, कि सर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, तो सर जब मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करने जाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर जब मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। बिल्कुल सर इस प्रकार से जाएगा। और मैं सर अगर इसको देखूं यहाँ पे, कि DA1 हो जाएगा, अगर मान ले DA1 बोल दूं तो ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक, मैंने बोल दिया कि मान ले इन दोनों के बीच का एंगल है θ1, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर मैं इस छोटे से हिस्से में से भैया d φ1 पूछूंगा, तो तू बोलेगा सर E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर। तो सर अगर तू डॉट प्रोडक्ट करेगा तो ये आ जाएगा सर E नॉट, ये DA1 cos θ1। अब मुझे बता, क्या तेरे को DA1 वेक्टर पता है? नहीं सर। क्या तेरे को θ1 पता है? नहीं सर। मैंने बोल दिया तू यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट पकड़ ले, कुछ का एरिया मान ले DA2 है। तो अगर तू इसके लिए एरिया वेक्टर बनाने जाएगा तो इसके लिए एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। बात आ रही है समझ में? जिसको मैंने बोल दिया, लेट सपोज, बोल कोई दिक्कत, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रकार से बनेगी, जिसको मैंने बोल दिया कितना है भाई? अब मैंने बोल दिया लेट सपोज इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल θ2 है। तो अगर मैं तेरे से यहाँ पे पूछूं भैया d φ2 कितना होगा, इस छोटे से एरिया में से कितना जाएगा, तो बोलेगा सर E डॉट J2, ये बोलेगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा E नॉट DA2 cos θ। क्या तेरे को DA2 वेक्टर पता? नहीं सर। क्या तेरे को cos θ2 पता? नहीं सर। क्या तेरे को θ2 पता? नहीं सर। तो इसका मतलब सर अपन इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब अगर मैं तेरे से पूछूं यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे, तू बोलेगा सर इनफाइनाइट, ऐसे सर इनफाइनाइट पॉइंट। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जब तू भैया इनके लिए लिख ही नहीं पा रहा, तेरे को यही नहीं पता कि सर अलग अलग पॉइंट्स का एरिया क्या है, अलग अलग पॉइंट्स के लिए थीटा क्या है, तो सर हम कैसे लिख पाएंगे? तो भैया यहाँ पर भी हमारी किसने हेल्प कर दी सर? यहाँ पर भी हमारी हेल्प कर दी किसने? उस कंसेप्ट ने, कि अगर किसी बॉडी से पास होने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा तो इसका मतलब जितना फ्लक्स आया होगा उतना ही फ्लक्स गया होगा। अब मुझे बता, क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को मिली होंगी या इस एरिया के अंदर घुसी होंगी, सर्कुलर एरिया के अंदर, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल गई होंगी? अगर तू देखे तो किस प्रकार से होगा?
क्या ऐसे भैया मेरे को एक बात बता दे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर एरिया के अंदर घुसी होंगी, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस एरिया में से बाहर निकल गई होंगी? यस सर, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल गई होंगी। तो इसका मतलब सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे को ये बता दो कि फाई नेट थ्रू बॉडी कौन, तो तू क्या बोलेगा सर? वो बोलूंगा 0, क्योंकि जितना आया उतना ही चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि फाई वाला मॉडुलस ऑफ आने वाला माइनस फाई आने वाला, ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब सर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं ये बोल सकता हूं सर, ये दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर फाई जाने वाला, सर जाने वाला फ्लक्स किस में से जाएगा सर? इसके कर्व सरफेस एरिया में से जाएगा। तो इसका मतलब फाई कर्व सरफेस, बिल्कुल बराबर सर फाई आने वाला। सर आने वाला फ्लक्स कौन सा होगा सर? वो जो सर्कुलर एरिया में से आया होगा। तो इसका मतलब सर ये लिखूंगा, और उसका मॉड कितना है? तू बोलेगा सर वो है, और वही तेरा क्या हो जाएगा? जाने वाला फ्लक्स फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस दिस कोन। अब देख रहा है, अगर तू ऐसे जाता तो भैया भसड़ मचती, लंका लग जाती। लेकिन हमारा जो साथ दे दिया, उस कंसेप्ट ने साथ दे दिया कि अगर किसी भी बॉडी से नेट फ्लक्स 0 है, तो इसका मतलब उसमें से जितना फ्लक्स एंटर किया होगा उतना ही फ्लक्स उसमें से बाहर निकल गया होगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। तो ये तेरा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी को नोट करना है जल्दी से नोट कर ले। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर, मैं 10 का टाइम दे रहा हूँ, पॉज कर। आई होप तूने कर लिया होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब अब मेरे को इस सवाल का जवाब दे। मैंने यहाँ पे भैया दो इमेजिनरी सरफेस बना रखे हैं, ठीक है, S1 और S2, दो इमेजिनरी सरफेस है। मैंने तेरे से बोल दिया कि भैया मैंने यहाँ पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया। तो अब मेरे को सबसे पहले ये बता कि एरिया कि S2 और S1 में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के एरियाज में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तू बोलेगा सर साफ साफ नजर आ रहा है कि सर S2 वाला एरिया बड़ा होगा, S2 वाला एरिया बड़ा होगा। तो इसका मतलब कुछ प्रकार से, बिल्कुल सर। तो अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को फ्लक्स बता दे S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा, कि सर S2 में से ज्यादा फ्लक्स जाएगा, S1 में से ज्यादा जाएगा, S1 में से कम जाएगा, ये बता दे मेरे को, कैसे करेगा। तो तू बोलेगा कि सर यहाँ पे ये S2 वाला एरिया बड़ा है, तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही भैया तू ये करेगा, तेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्योंकि अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि तू इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बना, वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना, तो तू क्या बोलेगा सर? इस वजह से अगर मैं आऊंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होंगी से। से होगी। यस सर। अब मेरे को बता, साफ साफ देख कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस S1 को क्रॉस कर रही है, क्या उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस सर S2 को क्रॉस कर रही है? बिल्कुल सर। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इस S1 को क्रॉस कर रही है, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस इस S2 को क्रॉस कर रही है। और बेसिकली जो फ्लक्स होता था वो क्या होता था सर? फ्लक्स होता था काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इट इज जस्ट द काइंड ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया। सर दोनों में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो इसका मतलब सर दोनों में से जो फ्लक्स होगा वो भी बराबर बराबर, वो भी तो बराबर बराबर पास करेगा। तो इसका मतलब सर इन दोनों में से जो फ्लक्स होगा वो बराबर बराबर पास करेगा, वैसे जो फ्लक्स होगा वो बराबर बराबर पास करेगा। अब तू बोलेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई मेरी बात सुन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो वेरिएशन हो गया ना। मेरी बात सुन, इस सरफेस के हर बिंदु के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है वो इस एज कंपेयर टू दिस सरफेस वो तो देगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सर के बाय आर स्क्वायर, ये आती है। बिल्कुल सर। और अगर ये आती है तो क्या तेरे को यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चार्ज से, क्या वैसे वैसे इलेक्ट्रिक
जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। और यहाँ पे देख ले, अगर तू इस बिंदु की बात करे एज कंपेयर टू दिस बिंदु, क्या ये वाला जो पॉइंट है वो इससे ज्यादा डिस्टेंस दूरी पर है इस चार्ज से? तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगा। बिल्कुल सर, लेकिन हो सकता है इसका एरिया ज्यादा हो गया हो। बात आ रही है समझ में? तो अगर अपन कैलकुलेशन करने जाते पाई की, सर यहाँ पे मान ले E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 DA1 cos θ1, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग बिंदु पर अगर अपन सारी ये कैलकुलेशन करते सारे पॉइंट्स के लिए, सारे बिंदुओं के लिए अगर अपन कैलकुलेशंस करते फ्लक्स की, तो हो सकता है भैया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को किसने, एरिया के वेरिएशन ने कंप्लीट कर दिया हो। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे ये हो गया होगा कि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैक्टर है उसको कंपनसेट कर दिया होगा एरिया के फैक्टर। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये बात याद रखना कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए और ऐसे कुछ सरफेसेस बना के दे दे, तो भैया बोलना कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 थ्रू S2। अबे यही क्यों, यहाँ पे कोई मान ले कोई सर्कुलर एरिया बना के दे दे, कुछ इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से दे दे। अब तेरे से ये पूछ ले, अब तेरे से ये पूछ ले कि ये S3 है, ये S3 है, ठीक है, तो अब तेरे से पूछ ले कि S3 में से कितना जाएगा, तो सर S3 में से उतना ही जाएगा जितना S1 और S2 में से जा रहा है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। तो भैया ये इस प्रकार से डील होती है इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगर, हाँ, अब आया भैया मेन चीज, अब आया मेन, क्या सर? मैंने बोल दिया कि मैं, ये मेरे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, मेरे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, और मैंने इसके अंदर और इसके बाहर ऐसे कुछ चार्जेस रखे। ठीक है सर, मैंने तेरे से बोला कि मेरे को आप ये बता दो कि मेरे को इस वाले सरफेस में से नेट फ्लक्स बता दो, इस वाले सरफेस में से नेट फ्लक्स बता दो। तो क्या बोलेगा? चल वो भी छोड़, मैं अगर यहाँ पे ऐसा बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे पॉइंट पकड़ लिया, तो मेरे को ये बता दे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक कैसे होगी, या फिर किस दिशा में होगी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में होगी। तो तू बोलेगा कि सर नहीं बता सकते हम। मैंने बोला क्यों नहीं बता सकते? सर क्योंकि सर अलग अलग चार्जेस सर अलग अलग डिस्टेंस दूरी पर है, ना तो हमें कोऑर्डिनेट पता, जब हमें कोऑर्डिनेट ही नहीं पता तो सर अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग दिशा में आएगी, ना ही हमें कोऑर्डिनेट पता, ना ही हमें ये पोजीशन वेक्टर पता, तो सर हम कैसे बताएंगे? मैंने बोला तू फिर भी बता दे, तो तू बोलेगा कि सर आप मान लो कि इस सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कुछ दिशा में है, लेट्स से, मैंने उसको बोल दिया 1। ठीक है सर, अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैंने मान लिया, लेट सपोज कुछ है, ठीक है सर, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया DA1। ठीक है सर, अब दो वेक्टर है सर, हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता, तो मैंने बोल दिया फिर भी मान ले कि इन दोनों के बीच का एंगल है θ1। मेरे को बता, क्या तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, क्योंकि अलग अलग चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पर है, पॉइंट चार्जेस है, तो AQ/r² होती है, r पे डिपेंड करती है, ना तो हमें डिस्टेंस पता ना हमें कोऑर्डिनेट पता, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू नहीं बता सकते, ये हमने माना है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया तू एक काम कर, मेरे को इस पॉइंट पे बता दे, मेरे को इस पॉइंट पे बता दे। तो तू क्या बोलेगा कि सर जब हम यहाँ पे नहीं बता पाए तो सर यहाँ पे कैसे बताएंगे? मैंने बोला तो फिर भी मेरे को बता दे, तो तूने बोला सर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ है, तो मैंने बोल दिया भी हो सकती है भाई। अब मैंने बोल दिया कि सर इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर लेट सपोज मैंने कुछ है, जिसको मैंने बोल दिया DA2। ठीक है सर, DA2। अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि सर क्या तेरे को इन दोनों के बीच का एंगल पता है? नहीं सर, मैंने बोल दिया मान ले इन दोनों के बीच का एंगल है। अब मुझे बता, क्या तेरे को θ2 पता? क्या तेरे को DA2 पता? नहीं सर। क्या तेरे को E2 पता? नहीं सर। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, नाराज मत हो, तू यहाँ पे मेरे को बता पॉइंट पे। तू बोलेगा सर कमाल की बात कर रहे हो सर, जब हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? चल कोई बात नहीं, मैंने बोला फिर भी निकाल दे यार। तू बोलेगा सर कोई बात नहीं, मान लो कि इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 3।
बिल्कुल सर। अब इस पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया, मान ले लेट सपोज वो कुछ है सर, क्या DA3 सर। अब मुझे बता भाई, मैं अगर बोलूं कि इन दोनों के बीच का एंगल भी मान ले लेट सपोज θ3, अब मुझे बता क्या तेरे को E3 पता, क्या तेरे को DA3 पता? नहीं सर। क्या तेरे को ये θ3 पता? नहीं सर। तो सर हम करना क्या चाह रहे हो? तो मैंने बोला मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैंने बोला ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, तो तू बोलेगा सर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट। तो सर, तो सर इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए तो हम नहीं बता पाएंगे। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू मेरे को एक काम कर, मेरे को इन सारे पॉइंट्स में से फ्लक्स बता दे, इन सारे पॉइंट्स में से फ्लक्स बता दे। बोलेगा सर कमाल की बात कर रहे हो, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पता, DA1 ही नहीं पता, DA वेक्टर भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे? मैंने बोला तू फिर भी बता दे। मैंने बोल दिया कि फ्लक्स पॉइंट नंबर 1 से, बोलेगा सर E1 और DA1, तो सर जो कि होगा E1 DA1 1 ही होगा। क्या तेरे को θ1 पता? क्या तेरे को DA1 पता? क्या तेरे को E1 पता? कुछ नहीं पता सर। मैंने बोल दिया, फिर भी तूने निकाल दिया, चल कोई बात नहीं। मैंने बोला तो इस सेकंड पॉइंट से निकाल दे। बोलेगा सर इसके लिए मान लो φ2 है, तो ये हो गया E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, बेसिकली DA2 2 यही होगा। बिल्कुल सर यही होगा। तो सर हमें ये भी नहीं पता, मैंने बोल दिया तो तीसरे पॉइंट के लिए बता दे। बोलेगा सर E डॉट DA3, और ये क्या हो जाएगा सर E3 A3 3, बिल्कुल सर ये हो जाएगा। अब मेरे को बता सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने बोला भाई ये कितने पॉइंट्स होंगे, तू बोलेगा सर ये तो इनफाइनाइट पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट। बिल्कुल सर। क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए अपन ये सारी चीजें कर सकते हैं क्या सर? मैंने बोला चल तू एक काम कर, तू इन सब का मेरे को सम बता दे, इन सबको जोड़ दे, इन सबको जोड़ दे। तू बोलेगा सर कमाल की बात कर रहे हो। मैंने बोला फिर भी जोड़ दे, φ1 प्लस φ2 φ3 डैश 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 अप टू, और ये क्या हो जाएगा सर E1 A1 7 E2 A2 और θ2 A3 और θ3। ऐसे करते करते कितने टर्म्स आएंगे? अब सर ना तो हमें थीटा पता, ना हमें DA पता, ना हमें इलेक्ट्रिक पता, तो सर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा सर? कुछ नहीं मिलेगा, घुइयां की जड़ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे भाभी जी घर पर है उसमें बोलते हैं ना कि घुइयां की जड़ मिलेगी, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया इसी चीज को जब हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, और क्योंकि तेरे को पता है जब हमें कैलकुलेशन से कुछ नहीं मिलता तो हम वहां पे सहारा लेते हैं किसका? एक्सपेरिमेंट्स का। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई, वो इसकी वैल्यू निकल के आई मेरे भाई, क्या सर? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है जो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर वाले चार्जेस हैं, जो इस इमेजिनरी सरफेस के टोटल अंदर कितने चार्जेस हैं उन सब का सम। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आई निकल एक्सपेरिमेंटली। कैसे आई सर? बात आ रही है समझो कैसे निकल के आई सर? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई भैया, इसी एक्सपेरिमेंट को जिसने परफॉर्म किया था उसका नाम था भैया गॉस, और जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसने अपना नाम दिया, तो इसका मतलब हमने इसको ये नाम दे दिया भाई। क्योंकि जब तू इसका सम करेगा ये क्या निकल के आएगा सर? ये निकल के आएगा ई डॉट DA वेक्टर। और क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो भैया हमने यहाँ पे लगा दिया एक सर्कल, तो यहां से ये क्या निकल के आया? बाय बाय एप्सिलॉन नॉट निकल, बात आ रही है समझ में? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आया, और इसी को अपन बोलते हैं भैया फाइन नेट। तो भैया मेरे को ये वाला जो स्टेटमेंट है, इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर गॉस लॉ। यही स्टेटमेंट किसके लिए है भाई?
ये बात आ रही है समझ में? ये तेरा स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। बात आ गई समझ में? अब मेरे को तेरे से कोई पूछ ले कि क्या ये गॉस लॉ है, क्या ये गॉस लॉ है क्या, तू बोलेगा सर ये गॉस लॉ। बात आ रही है समझ में? अगर तेरे से कोई पूछ ले क्या ये गॉस लॉ है, बोलेगा सर ये भी गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो वो तेरे से क्या करेगा, किसी भी बॉडी में से तेरे को मान ले फ्लक्स दे दिया उसने, किसी बॉडी में से नेट फ्लक्स दे दिया, और वो तेरे से पूछ लेगा फाइंड द नेट चार्ज इंक्लूज्ड विद इन द बॉडी, कि भैया बॉडी के अंदर नेट चार्ज बता दो। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर उसने तेरे को फ्लक्स दे दिया, अगर उसने तेरे को फ्लक्स दे दिया और वो तेरे से पूछे कि मेरे को बता दो इसमें चार्ज कितना होगा, तो तू फ्लक्स को लिख क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो कोई ऐसी बॉडी होगी जहां पे अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो भैया उसने एक्सपेरिमेंटली तेरे को ये करके दे दिया, 5 की वैल्यू दे दी, और वो तेरे से पूछ लेगा कि भैया उसके अंदर चार्ज बता दो कितना होगा, चार्ज बता दो कितना होगा। तो तू यहां से कैलकुलेट करेगा, 5 की वैल्यू तेरे को पता है, क्यू तेरे को निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट को वहां पे लेके जा और कर सकता। दूसरा दूसरा वो तेरे से पूछ सकता है, यहाँ पे दूसरा वो तेरे से इलेक्ट्रिक निकलवा लेगा, वो तेरे को किसी बॉडी के अंदर चार्ज वगैरह सब दे देगा, ठीक है सर, और वो तेरे से क्या पूछ लेगा कि भैया मेरे को बता दो इस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक, तो तेरे को वहां पे ये रिलेशन यूज, तेरे को वहां पे ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो भैया मेरे और एक बात ध्यान से सुन, गॉस लॉ जो है वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की गारंटी नहीं देता। गॉस लॉ जो है वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की गारंटी नहीं देता, कुछ कुछ केसेस में ही हम गॉस लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया भैया गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। अब जल्दी से ये लिख ले भाई। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे जो ये गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किस किस की वजह से आएगी सर, वो सारे के सारे चार्जेस की वजह से आई थी। इधर देख, अब जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, क्या वो इन पांचों चार्जेस की वजह से आई थी? बिल्कुल सर, यहाँ पे कैलकुलेट करी पांचों चार्जेस की वजह से। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो सभी चार्जेस की वजह से आएगी, लेकिन जो यहाँ पे ये क्यू इनक्लोज्ड होगा, ये केवल और केवल ड्यू टू साइड चार्जेस, मतलब अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। और भैया अगर ये इसी इमेजिनरी सरफेस को हम क्या बोल देते हैं सर, इसी इमेजिनरी, अगर कोई बोल देना कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है, तो भैया डरने वाली कोई बात नहीं है। मान ले इमेजिनरी सरफेस है कोई, ठीक है, कोई इमेजिनरी सरफेस है, अगर तेरे को गॉस लॉ से डर लगता हो, मतलब गॉसियन सरफेस से डर लगता हो, तो भैया भाड़ में जाए, तो सीधा बोलेंगे सर इमेजिनरी सरफेस है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। अब मैंने तेरे को बताया कि दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है सर। दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या तो वो देख तेरे से ऐसे पूछ लेगा, बॉडी के अंदर चार्ज दे देगा, और तेरे तेरे से उसमें से बता दो मेरे को फ्लक्स कितना होगा, तब ये यूज कर, बात आ रही है समझ में। और दूसरा वो तेरे से यहाँ पे ये पूछ सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है। इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन इस वाली चीज पे चर्चा। अब इधर देख, मैंने क्वेश्चन लिख दिए, फाइंड फाइंड नेट थ्रू द गॉसियन सरफेस, मेरे को ये बता दो भैया इस गॉसियन सरफेस में से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। तो तू क्या बोलेगा सर, सबसे पहले पहला सरफेस। अब मुझे बता, क्या तू यहाँ पे भैया वो चीज लगाएगा क्या, ये बता मेरे को, क्या ये वाली चीज लगाएगा क्या, क्या ये लगाएगा क्या? अबे अगर ये लगाएगा तो तेरी लगेगी लंका, लंका लगेगी तेरी। कैसे सर, अलग अलग बिंदु पर, मान लो अलग अलग बिंदु बनाता हूं मैं, क्या अलग अलग पॉइंट्स इस पॉइंट चार से अलग अलग दूरी पर हैं? यस सर। ना तो हमें वो दूरी पता, ना हमें पोजीशन वेक्टर पता, ना हमें कोऑर्डिनेट्स पता। जब हमें कुछ भी नहीं पता तो हम उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकाल सकते तो सर हम दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, वो भी हमें नहीं पता। तो इसका मतलब सर हम यहाँ पे ये वाली चीज तो कदापि नहीं लगाएंगे, कतई नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, अभी यार थोड़ा सा वो संस्कृत वाली भाषा आ रही है, ठीक है, मेरी बात सुन, कि ये वाली चीज तो अपन नहीं यूज, लेकिन एक चीज और भी तो है हमारे पास कि सर ये भी तो हो सकता है, जब हमारी मैथमेटिक्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया लेकिन वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट
ये वैल्यू आई थी, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है? अंदर वाला चार्ज। सर यहाँ पे अंदर वाला चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट। तो इसका मतलब सर इससे जो फ्लक्स आएगा जाएगा क्यू नॉट बाय, सिंपल। बात आ रही है समझ में? वैसे ही अब इस बार उसने दो चार्जेस रख, अब क्या दो चार्जेस की रख दिए तो क्या फिर से ये लगाएगा? सर इसमें तो डबल लंका लगेगी, तो इसका मतलब सर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे, फाई बराबर बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है अंदर वाले जितने भी चार्जेस हैं उन सब का सम। बात आ रही है समझ में? सर यहाँ पे अंदर कितने चार्जेस है? दो चार्जेस है, Q1 और Q दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सर फाई बराबर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। ठीक है सर। वैसे ही अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि तेरे पास एक 30 बॉडी है, ठीक है सर, तो मैंने बोल दिया इस गोले के अंदर ये वाले चार्जेस दे रखे हैं, तो मेरे को ये बता दो कि भैया फाई कितना होगा, इससे फाई कितना होगा। तो तू बोलेगा सर फाई बराबर मैं तो ये लगाऊंगा सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगाऊंगा। सर क्यू इनक्लोज कितना है? सबको जोड़ दूंगा मैं, 1 प्लस क्यू माइनस, साइन के साथ जोड़ना, तो इसका मतलब यहां से ये क्या हो गया? डिवाइडेड बाय फ्लक्स। यस सर। तो अभी तो आगे देख, आगे देख, आगे देख। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बोल दिया ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये गोला है, मान ले गोला है, ठीक है, स्फीयर है। तो इसमें से मैंने बोल दिया ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज मैंने इस प्रकार से इसके अंदर से पास करवा दिया। ठीक है सर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज मैंने इसके अंदर से ऐसे पास करा दिया। तो अब मुझे बता दे फाइंड फ्लक्स दिस स्फीयर। तो ये इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा? सबसे पहले क्या सर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर चार्ज कितना। अब मेरी बात सुना, भी किसी भी क्लोज्ड बॉडी से तेरे को अगर फ्लक्स निकालना हो तो एक बार इस बात पे भी ध्यान कर लेना कि उसके अंदर चार्ज कितना है, के अंदर चार्ज कितना है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब मेरी बात सुन, क्या तूने इस तार को या इस मतलब इनफाइनाइट रॉड को तूने इस प्रकार से मतलब इसके अंदर से पास करवाया है? बिल्कुल सर। और अगर तू देखे इसके अंदर जो रॉड है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या, वो डायामीटर एक तरीके से तूने डायामीटर पे रख दी, डायामीटर की लेंथ की रॉड रख दी इसके अंदर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, वाली जो वो कितनी हो जाएगी? वो एक तरीके से सर टू आर ही तो हो, एक तरीके से टू आर ही तो हो जाएगी। और मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो भाई मेरे को ये बता दे जल्दी से कि भाई ये वाला चार्ज कितना होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2r है। तो सर अगर चार्ज और लैम्डा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूछूं तो सर 2r लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो बोलेगा सर लैम्डा इंटू 2r। और क्या वही इसके अंदर वाला चार्ज हो जाएगा? सही बात है सर, क्योंकि अंदर तो 2r लेंथ का तार है, तो वही तो हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहां से तेरे से पूछूं मेरे को बता दे भैया फ्लक्स कितना होगा, तो बोलेगा सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली लैम्डा इंटू 2r डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू हो। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो अब मुझे भैया एक चीज और बता, अगर तू वैसे वाले तरीके से जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बना रहा है, मान ले अब इनफाइनाइट तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी सर, ऐसे वैसे ही। अब अगर तू यहाँ या ऐसे इलेक्ट्रिक देंगी। अब मुझे बता, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मान ले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया कुछ ये वाला, ठीक है सर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? सर इसका एरिया वेक्टर लेट सपोज पे होगा। तो अगर स्फीयर है तो सेंटर से पास करेगा, तो मैंने बोल दिया लेट सपोज DA1,
तो अगर मैं तेरे से यहाँ पे ये पूछूं भैया मेरे को बता दे इन दोनों के बीच का एंगल लेट सपोज θ1 है, तो इस वाले टुकड़े से फ्लक्स कितना जाएगा? तो बोलेगा सर उसके लिए मान लीजिए कि d∅1 जाएगा, जिसको मैं क्या सर E1 A1 cos थीटा dA1 cos θ1। बिल्कुल सर। सर E1 की वैल्यू तो हम फिर भी पता लगा लेंगे सर, लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस तो नहीं पता। ये वाली डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि लैम्डा बाय आर होती है ना, तो सर यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस वो भी हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ना तो हमें E1 पता, ना हमें dA1 पता, ना हमें θ1 पता। मैंने बोला ऐसे ही यहाँ पे मान ले ये दूसरा पॉइंट है। बिल्कुल सर। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा सर? एरिया वेक्टर से होगा, उसको मैंने बोल दिया लेट सपोज K2। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया लेट सपोज, अब मैंने बोल दिया मान ले इन दोनों के बीच का एंगल है θ2। तो अब इस दूसरे वाले टुकड़े से कितना जाएगा? तू बोलेगा सर d∅2 K2 θ2 ये होगा। बिल्कुल सर ये होगा। तो क्या तेरे को एक बात बता, E2 पता है? नहीं पता। क्या तेरे को dA2 पता है? नहीं पता। क्या तेरे को cos θ2 पता है? नहीं पता। अब ऐसे बता भैया, ऐसे यहाँ पे कितने टुकड़े होंगे? तू बोलेगा सर इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट डीए वेक्टर होंगे। क्या ऐसे इनफाइनाइट डीए वेक्टर होंगे? तो क्या तेरे को पता है क्या भैया उन सभी वैल्यू पता? नहीं सर। क्या उन सभी के लिए तेरे को ई की वैल्यू पता? नहीं सर। क्या उनके लिए तेरे को ये पता कि भैया थीटा कितना होगा? नहीं सर। तो इसका मतलब सर अपन यहाँ पे ऐसे भले ही यहाँ पे करते रह जाएं, ऐसे 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 इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, तो जब तू उन्हीं इनफाइनाइट टर्म्स को तूने जोड़ा तो भैया अपने को नहीं मिला कुछ भी, अपने को घुइयां की जड़ मिली। तो भैया जब हमें कुछ भी नहीं मिला तो उस समय हमारी हेल्प की थी किसने? एक्सपेरिमेंट ने। तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? उसी को हमने क्या लगा दिया यहाँ पे उस कंसेप्ट पे। ठीक है सर। और भैया अगर तूने ये क्वेश्चन तेरे को समझ में आ गया तो भैया ये क्वेश्चन शायद ऐसा ही क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 या 18 में आया था, शायद 17 या 18 में, कंफर्म नहीं है, लेकिन आया था ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। और उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। एक इधर देख दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है सर? ये क्या कहता है भाई? ये तो कुछ कह रहा, आप ही कह रहे हो। अब मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि इस पर मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज को ऐसे यहां से इससे पास करवाया। ठीक है सर। सेंटर की बजाय मैंने यहां से पास कराया और मैंने बोल दिया कि ये जो दोनों हिस्से हैं स्फीयर के, ये इसके ये इसके सेंटर पे 120 डिग्री का टोटल एंगल बना रहे हैं, 120 का टोटल एंगल बना रहे हैं। और मैंने बोल दिया कि इसकी चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और ये यूनिट चार्ज डेंसिटी है। तो अब मुझे बता दे जल्दी से, क्या बता दे सर, कि इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? फाइंड फ्लक्स सरफेस। तू बोलेगा सर यहाँ पे ये वाला तरीका तो हम नहीं लगा सकते। ये वाला तरीका तो हम नहीं लगा सकते सर, नहीं लगा सकते, कदापि नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट अलग अलग दूरी पर हैं, अलग अलग थीटा होंगे, अलग अलग डीए होंगे, तो हमारी लगेगी तकड़ी वाली लंका। तो हम यहाँ पे वो चीज तो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सर एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि सर पाई नेट बराबर बाय एप्सिलॉन, ये बोलते थे। सर अब चार्ज इसके अंदर कितना है हमें ये अगर पता चल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई मेरे को एक बात बता, अगर मैं इसको ओ पॉइंट बोल दूं, ए पॉइंट को बी, कोई दिक्कत है? और मैंने यहाँ पे एक मान ले सेंटर से एक लाइन पास करा दी जो इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है सर। और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है सर। तो मेरे को एक बात बता, क्या ये वाला एंगल 60 रह जाएगा? क्या ये वाला एंगल भी 60 रह जाएगा? यस सर। दोनों दो 60-60 रह जाएंगे। तो अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं, क्या ये वाली जो ओबी लेंथ होगी क्या ये कैपिटल आर के इक्वल होगी? और क्या ये ओसी लेंथ भी कैपिटल आर के इक्वल होगी, रेडियस के बराबर होगी? यस सर। तो अब मेरे को बता भाई, क्या ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और क्या ये वाला बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होगा? बिल्कुल सर 30 डिग्री होगा। साफ साफ नजर आ रहा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? अंदर वाले तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। सर ये 90, ये 60, तो ये बचा हुआ 30। अब अगर ये वाली जो लेंथ है वो आर है, तो क्या ये जो बी ए लेंथ होगी वो आर कॉस 30 डिग्री?
तो बी ए लेंथ होगी वो आर कॉस 30 डिग्री होगी। बिल्कुल सर, आर कॉस 30 डिग्री होगी। तो इसका मतलब सर बी ए बराबर आर कॉस। अब मुझे बता, क्योंकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, वैसे ही क्या एसी वाली लेंथ भी सर आर कॉस 30 डिग्री हो जाएगी। यस सर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? तो इसका मतलब सर हमें यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी दिख रही है अंदर? सर बोलेगा सर बीसी लेंथ दिख रही है, तो बीसी कहां से आएगा? सर बीसी बराबर हो जाएगा सर बी ए सी, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स सॉरी बी ए टाइम्स बी ए इक्वल टू आर कॉस, ये हो जाएगा। और जब तू cos 30 डिग्री की वैल्यू रखेगा तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आएगी सर बाय 2, विच इज बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, मतलब इतनी लेंथ का वायर इसके अंदर है। बिल्कुल सर। और अगर जब इतनी लेंथ का वायर इसके अंदर है और अगर तेरे को लेंथ पता लगे, तेरे को लैम्डा तेरे को पता है, तो क्या इसके अंदर वाला चार्ज निकाल सकता है? सर लैम्डा बराबर होगा सर चार्ज अपॉन में वो लेंथ कितनी है यार, तो टोस्ट कितना हो गया आर। बिल्कुल सर। अब सर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा पाई बराबर क्यू टोस्ट बाय आइलन नॉट, विच इज बेसिकली आर लैम्डा बाय, ये आंसर। बात आ रही है समझ में? ये तेरा क्या निकल के आ जाएगा भाई? आंसर निकल के आ जाएगा। तो इतना फ्लक्स इससे क्या होगा मेरे भाई, पास करेगा। और ये क्वेश्चन शायद भैया आया है जेईई एडवांस 2017 या 18 में। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो भैया जल्दी से इसको क्या कर, नोट जल्दी से इसको कर, तब तक मैं पानी पी ले। ठीक है भैया, तो आई होप तूने नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जा। हो सकता है वो तेरे को कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे। और भैया ऐसा क्वेश्चन भी सेम आईआईटी जेईई 2009 या 10 में आया है, सेम ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान ले ऐसा कोई आपको दे रखा है, ये कोई सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, उसने बोल दिया कि यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे भैया टोटल चार्ज है 20 क्यू, और इसका जो रेडियस है वो कह दिया उसने 2 मीटर। ठीक है सर, उसके अंदर उसने एक चार्ज दे दिया +2 का चार्ज दे दिया उसने -Q, और उसने एक दे दी तेरे को भैया एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, और उसने कह दिया कि ये आपका मिड पॉइंट है और इस रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो 10Q है और इसकी जो लेंथ है वो है सर। तो अब मेरे को बता दो फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सर, फ्लक्स कि भैया इस सरफेस में से आप मुझे फ्लक्स बता दो। सर फ्लक्स के लिए हमें पता है, फ्लक्स के लिए हम ये देखेंगे क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना चार्ज है। अब मेरे को बता सर, इस अगर मैं इस रिंग के लिए देखूं तो क्या इस रिंग के लिए अगर ये एकदम सिमेट्री वाइज लगी हुई है, आधी बाहर है आधी अंदर है, तो इसका मतलब इस रिंग का आधा चार्ज ही अंदर होगा। रिंग का आधा चार्ज ही अंदर होगा। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो 2 पाई आर में, 2 पाई आर लेंथ में सर 20 क्यू चार्ज है। तो सर एक में कितना होगा, 20 क्यू अपॉन में 2 पाई आर। अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं सर के लिए 2 पाई आर में 20 क्यू चार्ज है, तो एक में कितना होगा सर अपॉन में पाई आर, ट्री मेथड, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो। और अगर मैं पूछूं सर ये तो आधी लेंथ है, ये तो अद्धी है, अद्धी है सर ये तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा पाई आर। तो पाई आर लेंथ में कितनी, 20 क्यू अपॉन में पाई आर, और ये हो जाएगा भैया पाई आर। तो इसका मतलब सर पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, क्या बोल सकता, भी बोल सकता। और अगर तो ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकता। ठीक है सर, तो ये हो गया सर, इसका मतलब एक हमारे पास ये क्या हो गया, 10 क्यू चार्ज इसके अंदर हो गया। यस सर, 10 क्यू चार्ज इसके अंदर। अब सर इस रॉड के लिए भी बात कर ले हो, तो सर इस रॉड के लिए पूछूं तो क्या ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है? बिल्कुल सर, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। इसका मतलब सर अगर इसके लिए मैं लैम्डा लिखूंगा तो टोटल चार्ज 10 क्यू, और ये कितनी लेंथ में फैला हुआ है सर, 2 मीटर में, यानी कि 10 क्यू चार्ज 2 मीटर की लेंथ में फैला हुआ है। तो सर एक मतलब 1 मीटर में कितना फैला हुआ होगा, 10 बाई 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, लैम्डा बराबर 5 क्यू।
सर तो इसका मतलब सर ये तो कितना हो गया, 1 मीटर की लेंथ में मतलब ये तो हो गया सर पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो गया, वो हो गया लैम्डा बराबर 5Q। तो सर यहाँ पे तो ये आधी अंदर है आधी बाहर है, तो इसका मतलब 1 मीटर में कितना हो जाएगा सर, 1 मीटर में हो जाएगा Q डैश बराबर लैम्डा इंटू 1 विच इज, बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब सर ये वाला चार्ज भी कितना हो गया 5Q, बात आ गई समझ में। यस सर। अब मेरे को बता भैया अंदर कितने चार्जेस हो गए, 1 4। तो इसका मतलब जब मैं फाई नेट लिखूंगा, फाई नेट होता है फाई फाई नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बिल्कुल सर। तो सर क्यू इनक्लोज्ड, अब अंदर कितना चार्ज है सर, 5Q 10Q 3 कैपिटल Q, प्लस में सर एक है 2 स्मॉल Q और एक है -स्मॉल Q, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया सर, प्लस Q बाई, इतना फ्लक्स जाएगा, बात आ रही है समझ में, इतना फ्लक्स जाएगा। तो अब वो किसमें फंसा सकता है तुझे, वो तेरे को कोऑर्डिनेट्स में फंसा सकता है, मैथमेटिक्स आ सकता है। वो कहीं पे तेरे को ओरिजिन दे देगा, इनके कोऑर्डिनेट्स दे देगा, और वो तेरे से पूछ लेगा कि भैया बता दो मेरे को इसमें चार्ज कितना फ्लक्स कितना जाएगा। तो ये उसमें तेरे को कंफ्यूज है, उसमें बस तेरे को तेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखना, ठीक है। तो भैया याद रखना क्वेश्चन को ऐसे करना। अब अगर तूने ये कर लिया तो भैया अब जितने भी सवाल अपन ने कल वाली क्लास में फ्लक्स के लिए किए थे, सवालों में अपन ने फ्लक्स निकाला था, ठीक है, तो उन्हीं सवालों में तेरे से क्या पूछ लेगा, अब एक कदम आके चल के कि मेरे को बता दो उसके चार्ज कितना होगा। अब मुझे बता, क्या ऐसा सवाल अपन ने कल किया, ऐसा सवाल हमने कल किया था? तो अगर ऐसा सवाल हमने कल किया था, तो क्या यहाँ पे मेरे को बता, यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आया था सर वो तो जीरो आया था ना, नेट फ्लक्स थ्रू द बॉडी वो तो जीरो आया था। कैसे सर, मैं वो पीपीटी लेके आया हूँ, इधर देख इधर देख इधर लेके आया हूँ, ये पीपीटी लेके आया हूँ। क्या ये वाला क्वेश्चन अपन ने कल किया था? यस सर, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे इधर देख, हमने जब मैंने यही क्वेश्चन वापस दिया है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ई वेक्टर बराबर ई नॉट आई कैप दे रखा है, और एक क्यूबॉइड है, एल बी एच इसकी डायमेंशन है। तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल आई कैप में जा रही थी? यस सर। जब हमने इसके लिए यहाँ पे फ्लक्स निकाला था, तो जब इस वाले फेस के लिए फ्लक्स निकाला था वो कितना आया था सर, ये आया था 5 थ्रू दी ABCD, आया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म थी, इसका एरिया वेक्टर माइनस आई कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में। तो इसका मतलब ये निकल के आया था सर ई नॉट एच, और ये माइनस के साथ आया था, ये हो गया आने वाला फ्लक्स हो गया था। वैसे ही जब हमने इस वाले फेस के लिए फ्लक्स निकाला, तो इसका एरिया वेक्टर आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में, तो इसका मतलब 5 थ्रू FGH बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन करी तो ये एच प्लस साइन के साथ आया था। जब हमने यहाँ पे देखा फाई नेट थ्रू बॉडी, तो सर इस बॉडी से जो नेट फ्लक्स गया वो क्या लिखा था हमने सर, मॉडुलस ऑफ फाई जाने वाला माइनस मॉडुलस ऑफ फाई आने वाला। सर दोनों का मॉड बराबर था, तो इसका मतलब सर नेट फ्लक्स क्या हो गया था, इस क्यूबॉइड से जीरो हो गया था। अब इसी में वो तेरे से एक कदम आगे चल के ये पूछ ले, फाइंड चार्ज साइड, फाइंड चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड। तो तू क्या बोलेगा सर, हमें पता है फाई नेट बराबर बाय एप्सिलॉन। यस सर। तो जब हमने ये देखा कि नेट फ्लक्स जीरो है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इसका मतलब क्यू यहाँ से आ गया था, आ जाएगा जीरो। अभी तो और देख और देख और देख और देख, और कल वाले क्वेश्चन इधर देख, ये वाला, क्या ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने कल किए थे? यस, ये कल वाली पीपीटी है। इधर देख, जब मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट थी आई कैप डायरेक्शन में है, तो अब मुझे बता दे इस गोले में से फ्लक्स कितना आएगा। तो बोलेगा सर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुस रही हैं उतनी बाहर निकल जा रही हैं, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स इस बॉडी से कितना आया सर, जीरो आया। तो इसका मतलब सर नेट फ्लक्स जीरो आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे तेरे से पूछूं फाइंड चार्ज साइड दी, सर बॉडी के अंदर कितना चार्ज है आप हमें ये बता दो, तो तू बोलेगा सर कि जो फाई नेट होता है,
वो होता है सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि फाई नेट 0 है तो इसका मतलब सर क्या, 0 इंटू। अब ऐसा ही सेम इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि सर नेट फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर वैसे ही इसके। अब तू बोलेगा कि सर क्या मतलब हर हर के लिए 0 आएगा, हर किसी बॉडी के लिए 0 आएगा, तो मैंने बोला नहीं भाई, हर किसी बॉडी के लिए 0 थोड़ा था। क्या अपन क्या यहाँ पे ये वाला कुछ, मैंने बोल दिया इस बार जो इलेक्ट्रिक है वो E बराबर E नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप है, बराबर E नॉट स्क्वायर आई कैप है बिल्कुल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जा रही है वो आई कैप में जा रही है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में जा रही है, और यहां से क्या होगी सर, यहां से बाहर निकल जाऊंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो अगर मैं तेरे से ये, भैया मेरे को इस वाले सरफेस के लिए बता दे, वाले सरफेस के लिए बता, तो तू क्या बोलेगा सर इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए मैं अगर तेरे से पूछूं ये ओरिजिन है ये, और अगर ये ओरिजिन है तो क्या इस वाले सरफेस के हर पॉइंट के लिए सर x बराबर 0 है, x बराबर 0 है? क्योंकि इधर देख, अगर तू यहां पे जाएगा मतलब तू z एक्सिस में भाग रहा है, z एक्सिस में भाग रहा है, तो यहाँ पे जब तू देखेगा क्या केवल और केवल z कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, x ना तो x बढ़ेगा ना y बढ़ेगा, बिल्कुल। अब अगर मैं तेरे से यहाँ पे पूछूं कि तू यहाँ पे भाग, तो क्या तू यहाँ पे मेरे को बता क्या y एक्सिस में भाग रहा है? बिल्कुल सर y एक्सिस में भाग रहा हूं। तो जब y एक्सिस में भागेगा ना तो z चेंज होगा ना x चेंज होगा, तो इसका मतलब सर x की वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। और मैं अगर ऐसा बोलूं तू वापस यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे, तो जब तू वापस आ रहा है तो क्या तू माइनस जेड में आ रहा है? बिल्कुल सर माइनस जेड में आ रहा है, तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट ही बदलेगा, ना तो एक्स बदलेगा ना वाई बदलेगा, वो एक्स तो पहले से ही 0 था, अभी भी 0 रहेगा। और जब तू वापस यहाँ से नीचे आएगा, वापस यहाँ से नीचे आएगा इस प्रकार से, तो क्या तू नेगेटिव वाई में आ रहा है? नेगेटिव वाई में आ रहा है तो इसका मतलब वाई एक्सिस में चल रहा है ना, तो जब वाई एक्सिस में चल रहा है तो इसका मतलब एक्स भी चेंज नहीं होगा ना ही जेड चेंज होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब एक्स इस वाले सरफेस के लिए क्या रहेगा, हर बिंदु पे सर 0 रहेगा, हर बिंदु पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर हर बिंदु पे 0 रहेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमें पता है एक्स के हिसाब से बदल रही है, तो इसका मतलब सर फॉर एक्स बराबर 0 क्या हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब सर सीधा सर एक्स की वैल्यू करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर, तो इसका मतलब सर इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो गया, या फिर फाई आने वाला क्या हो गया। अब अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए पूछूं, वाले सरफेस के लिए पूछूं, ठीक है, वाले सरफेस के लिए पूछूं, तो मेरे को इस वाले सरफेस के लिए बता इसका जो एरिया वेक्टर है क्या वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पे है, बाहर की, सर दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मेरी बात गौर से सुन भाई, अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं क्या इस वाले फेस के हर बिंदु के लिए, इस वाले फेस के हर बिंदु के लिए अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख, ठीक है, L, 0, 0, तो क्या इस वाले फेस के हर बिंदु के लिए x की वैल्यू L के बराबर है? बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं z में भाग रहा हूँ, x चेंज होगा नहीं। अगर मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं y में भाग रहा हूँ, x तब भी नहीं बदलेगा। अगर मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा सर, इसका मतलब मैं नेगेटिव z में आ रहा हूँ, तो इसका मतलब x अभी भी नहीं बदलेगा। और जब मैं ऐसे आऊंगा
तो इसका मतलब मैं नेगेटिव वाई में आ रहा हूँ, एक्स तो अभी भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब सर इस वाले सरफेस के हर बिंदु के लिए एक्स की वैल्यू एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगी सर, ई नॉट एल स्क्वायर प्लस आई कैप। बिल्कुल सर। तो सर अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स लिखूंगा जो कि जा रहा है, फाई जाने वाला, क्यों बाहर निकल रहा है, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सर वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और चूंकि सर इस वाले जो फेस की जो एरिया है वो है बी एच, क्यों, ये वाली जो लेंथ तो ये थी, ब्रेथ ये थी, हाइट ये थी, तो इस वाले फेस का जो एरिया होगा वो बी इंटू एच हो जाएगा। बिल्कुल सर। और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ये तेरा क्या हो गया, जाने वाला फ्लक्स हो गया। और अगर ये तेरा जाने वाला फ्लक्स हो गया तो मैं अगर तेरे से ये पूछूं फाइंड नेट थ्रू बॉडी, आई नेट थ्रू दिस बॉडी, तो तू क्या बोलेगा सर, मॉड्यूलस ऑफ फाई जाने वाला माइनस मॉड्यूलस ऑफ फाई वाला। तो सर अब चूंकि जो ये आने वाला फ्लक्स है ये तो जीरो है, बिल्कुल सर, और जाने वाला फ्लक्स कितना है सर, ई नॉट एल स्क्वायर बी एच, ये तेरा क्या आ गया भाई, इस अब वो एक कदम आगे चल के तेरे से ये पूछ लेगा मेरे को इसमें से बता दो भैया क्यू क्लोज्ड कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो तू बोलेगा सर मैं भाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दूंगा। और जब तू यहां से क्यू इन क्लोज निकालेगा तो क्यू इन क्लोज आएगा सर ई नॉट एल स्क्वायर बी एच। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये वाला क्वेश्चन है भैया, एक ये वाला क्वेश्चन है कि सर इस बार वही वाला केस, ये वाला खेल खेल दिया हमने, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वैल्यू दे दी ये वाली, तो मेरे को बता दे इस वाले सरफेस के लिए, वाले सरफेस के लिए, एक तो ये सर, और दूसरा का ये है। मेरे को एक बात बता, इस सफेद वाले फेस के लिए हर जगह एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है सर, दो। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक से है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है, तो इसका मतलब इसमें इनकमिंग फ्लक्स होगा। और इसका जो एरिया वेक्टर है सर, इसका जो एरिया वेक्टर है वो है, जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है। तो भाई मेरे को एक बात बता दे, तो सर इसमें से मैं क्या लिखूंगा, फाई आने वाला, इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E1 दैट इज 6 और वो कितनी हो जाएगी 12 आई कैप। तो फाई आने वाला क्या हो जाएगा, E1 डॉट ए सर। और सर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इसका जो ये फेस है LBH, ठीक है, ये मैंने बोल दिया 4 4 4 2, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ये इसकी डायमेंशन है वॉइड की। तो अब मुझे बता कि सर ये अगर ऐसा है तो सर इस वाले फेस का एरिया होगा कितना, तू बोलेगा सर बी इंटू एच होगा, तो बी इंटू एच कर ले यार, 4 इंटू 2। अब एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा, माइनस आई कैप में, दैट इज 12 8 माइनस, क्यों, आई कैप डॉट माइनस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा 12 8 जा 96। वैसे ही अगर मैं तेरे से इस बार ऐसा पूछूं भाई मेरे को इससे बता दे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, अब इस गुलाबी वाले फेस के लिए हर बिंदु पर सर एक्स की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, सर एक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है 6। तो इसका मतलब सर इस वाले फेस के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जिसको मैं E2 बोल दूंगा, 6 बराबर 36 प्लस आई, ये होगी, यस सर ये होगी। तो इसका मतलब अगर तू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, अब इसका एरिया वेक्टर भी इस दिशा में होगा, एरिया वेक्टर भी इसका इस दिशा में होगा, और वो कितना होगा सर, बी इंटू एच ही होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जब मैं इसके लिए लिखूंगा फाई जाने वाला, क्योंकि इससे बाहर निकल रही है, कितना हो जाएगा सर, डॉट ए बेसिकली 8, और ये आई कैप डॉट आई कैप। अब 36 वेट कितना हो गया, 240 240 और 48, ठीक है सर, 288। बात आ रही है समझ में, ये जाने वाला फ्लक्स हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया नेट फ्लक्स बता दो,
तो सर नेट फ्लक्स क्या लिखूंगा? सर नेट फ्लक्स में लिखूंगा सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और विच इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ फाई जाने वाला माइनस मॉडुलस ऑफ फाई। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। सर जाने वाले का मॉडुलस कितना है? 288, माइनस आने वाले का मॉडुलस कितना है? 96। तो अब सर 288 में से 96 घटाऊंगा तो 8 और घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब सर 192। भाई कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है भाई की, गलतियां मत लेना। सर ये हो गया क्यू। अब तेरे से पूछ ले पोस्ट बता दो, तो सर इसको मैं एडिट कर दूंगा, ये आएगी। ठीक है, तो भैया आज वाले लेक्चर में बेसिकली हमने सिर्फ ये देखा कि अगर किसी बॉडी में से आपको फ्लक्स दे दिया जाए, टोटल फ्लक्स दे दिया जाए, और आपसे उस क्या पूछ ले, टोटल चार्ज पूछ ले, तो क्या अपन लिख सकते, अपन उसको भाई एप्सिलॉन हैं। हमने थोड़ा बहुत गॉस लॉ भी पढ़ा। गॉस लॉ बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो तेरे से भैया चार्ज पूछ लेगा, या तेरे से इलेक्ट्रिक निकलवा लेगा, या तेरे से भैया चार्ज बॉडी के अंदर रख देगा और उसमें से फ्लक्स पूछ लेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब इस पे और चर्चा करेंगे अपन अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि भैया लॉ का कभी भी कोई, मैं अगर तेरे से ये पूछूं कूलम्स लॉ का कोई प्रूफ है क्या? वो नेचर में पढ़ा था, वो किसी ने निकाला, अपन तो उसके आगे बात करते हैं। अब तेरे को एक बात बता, तू क्या पूछेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर क्यों होती है? भाई अपन ये थोड़ा ना पूछते हैं, अपन तो उसके आगे चर्चा करते हैं। तो वैसे ही भैया गॉस लॉ ने हमें ये लॉ दे दिया, नेचर में से निकाल के दे दिया। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। हाँ, हम इसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो भैया आगे की जो चर्चा होगी गॉस लॉ की, जो एप्लीकेशंस वगैरह, वो अपन आगे देखेंगे लेक्चर में। तब तक के लिए भैया मस्ती से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और नोट्स साथ साथ में बनाते रहो, और अपनी तैयारी को एक अप टू डेट रखो भाई। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब अपने आप को झोंक दो इस आग में, क्योंकि भैया तपना पड़ेगा, तभी जाके ना बनेगा तू। ठीक है सर। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हाँ, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। ठीक है, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस दुआओं में याद रखना।